आज हम इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि आखिर भारत पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे होती है, और स्थापना होती है तो इसका इतना लंबा पीरियड कैसे चलता है। तो क्या होता है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। अगर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा तराइन के फर्स्ट युद्ध में ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती तो शायद दिल्ली पर या भारत पर कभी भी दिल्ली सल्तनत का यानी मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना नहीं हो पाता। फिर उसके एक वर्ष बाद 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध होता है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों क्या हो जाते हैं, हारे जाते हैं। उसके बाद फिर 1194 का पीरियड आता है, और इस युद्ध में ये जो युद्ध होता है ये आपके जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, और इस युद्ध में भी जयचंद क्या होता है, हार जाता है। अब जब मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य फैला रहा है तो 1206 में मोहम्मद गौरी का एक अंतिम अभियान होता है जो खोखरो जाति के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? खोखरो जाति के विरुद्ध। और जब ये देश छोड़कर जाने लगता है, यानी भारत छोड़कर जाने लगता है, तो वो सबसे अपना विश्वास पात्र जो गुलाम होता है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, उससे सत्ता क्या कर देता है, हस्तांतरण कर देता है, यानी सौंप देता है। और 15 मार्च 1206 को सिंधु नदी तट पार कर रहा होता है, दमयक नामक स्थान होता है, वहीं पर खोखरो जाति के द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। जब हत्या हो जाता है और गद्दी पर यानी राजपाट जो होता है, यानी साम्राज्य जो होता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। बट ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गौरी का सिर्फ एक ही गुलाम था, एक और गुलाम था जिसका नाम था यलदौज। नाम क्या था? यलदौज। अब कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम और यलदौज भी गुलाम। अब दोनों में साम्राज्य के लिए क्या होगी, लड़ाइयां होगी, क्योंकि मैं भी तो गुलाम हूं और तुम भी गुलाम हो, तो तुम केवल कैसे राजा बन सकते हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला जो था वंश, उसका नाम था गुलाम वंश। नाम क्या था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है, और इसका जो कार्यकाल चलता है वो 1206 से लेकर 1290 तक होता है। गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश। क्या आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का जब पीरियड है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है, और वो 1290 से लेकर 1320 तक पीरियड चलता है। उसके बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना होती है, और इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की जाती है, और ये 1320 से लेकर 1414 तक चलता है। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश की स्थापना की जाती है खिज़र खां के द्वारा, और दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश होता है वो होता है आपका लोधी वंश, और ये 1451 से लेकर 1526 तक चलते हैं। यानी दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया होता है? तो टोटल 5। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, और अंतिम जो वंश था वो था आपका लोधी वंश। और 1526 में जब बाबर के द्वारा पानीपत की पहली लड़ाई होती है, उसी समय से क्या होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त और मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, और गुलाम वंश में भी जो पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। अब जब गुलाम वंश की स्थापना 1206 में होती है, संस्थापक कौन होता है? तो वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? तो लाहौर। और वर्तमान समय में जो लाहौर है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। ये जो लाहौर कहाँ है? रावी नदी के तट पर। अब हम प्रश्न करते हैं कि जब मोहम्मद गौरी चला जाता है तो उसका भी एक उत्तराधिकारी होता है, और उसके उत्तराधिकारी का नाम होता है गियासुद्दीन। नाम क्या होता है? गियासुद्दीन। गियासुद्दीन को सबसे अधिक अगर डर लगता है तो वो यलदौज से लगता है। किससे लगता है? यलदौज से। तो क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदौज के बीच में एक भयानक लड़ाइयाँ होती है, और इस लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने
यल्दौज को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। 1206 में तो इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1206 से लेकर 1208 तक ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम की तरह ही राज्य करता है, क्योंकि गियासुद्दीन होता है वो तो मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी होता है और उसको किससे ज्यादा डर लगता है, तो यल्दौज से। और जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक यल्दौज को पराजित कर देता है तो जो उत्तराधिकारी होता है वो इसे क्या करता है, दास से मुक्त कर देता है, यानी अब तुम स्वतंत्र के रूप तरह क्या कर सकते हो, अपना राज कर सकते हो। तो स्थापना किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। राजधानी कहाँ होती है, लाहौर। अब उपाधि इसको कौन कौन मिला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, तो पहला उपाधि दी गई थी सिपह सलार। क्या दी गई थी, सिपह सलार, यानी सिपह सलार पाने वाला दिल्ली सुल्तानत का पहला शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसको दूसरी उपाधि मिली थी कुरान खां। क्या होता था ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसीलिए उसे कुरान खां की उपाधि दी गई थी। उसके बाद लाख बख्श, यानी ये क्या करता था, ये दान बहुत ज्यादा देता था, यानी दान देने में ये अपर था। जब दान दे रहा था तो इसको लोगों ने क्या बोला, लाख बख्श। और कई हाथियों का जब दान करने लगा तो लोगों ने बोला पील बख्श। क्या बोला, पील बख्श। यानी सिपह सलार, कुरान खां, लाख बख्श और पील बख्श, ये सारे के सारे उपाधि किसको मिला है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला है। अब प्रश्न ये पूछता है कि किस विद्वान के द्वारा या किस लेखक के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम टू की संज्ञा दी गई, यानी किसके द्वारा दी गई थी, तो उनका नाम था मिनहाज उस सिराज। यानी मिनहाज उस सिराज के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम टू की संज्ञा दी गई थी। अब गुलाम वंश में के जो दरबार में, कुतुबुद्दीन के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, तो एक का नाम था हसन निजामी। क्या नाम था, हसन निजामी। और हसन निजामी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था ताज उल मासिर। यानी ताज उल मासिर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, हसन निजामी के द्वारा। और हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे, तो नाम होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो विद्वान थे उनका नाम था मिनहाज उस सिराज। नाम क्या था, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो तवाक़ते नासिरी लिखी गई थी। कौन लिखी गई थी, तवाक़ते नासिरी। यानी तवाक़ते नासिरी किसकी पुस्तक है, तो मिनहाज उस सिराज। और इसी मिनहाज उस सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम टू की संज्ञा दी थी। अब इनके गुरु का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। नाम क्या था, बख्तियार काकी। आप इतिहास पढ़ोगे तो एक का नाम आएगा बख्तियार खिलजी। ये जो बख्तियार खिलजी है वो ये नहीं, ये बख्तियार काकी है। बख्तियार खिलजी एक आक्रांता था। कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने में उसका सबसे अहम योगदान है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या है, बख्तियार काकी। और इन्हीं के याद में या इन्हीं से प्रेरणा लेकर इसने क्या करता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करता है। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और ये जो वहां मस्जिद बनी है वहां पर मस्जिद नहीं थी, पहले वहां पर विष्णु मंदिर था। क्या था, विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर को तोड़कर वहां पर कौन सी मस्जिद बनाया, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान के अजमेर में है और ये पहले संस्कृत विद्यालय था। क्या था, संस्कृत विद्यालय था। इसको भी तोड़कर क्या बना दिया गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। आज भी 2.5 दिन के झोपड़े में जो आपकी दीवारें हैं वहां पर हिंदू धर्म के जो स्वास्तिक के सिंबल्स है वो आज भी वहां पर मौजूद है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो मतलब मंदिर नहीं है, वो पहले संस्कृत विद्यालय ही था। उसके अलावा इसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया, लेकिन निर्माण पूरा होने से ही पहले इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश। फिर क्या होता है, वहां पर बिजलियां कड़कती है तो कुतुब मीनार क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा भी उसको क्या किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। इसकी मृत्यु कब होती है, तो 1210 में होती है। क्या खेल रहा था, पोलो खेल रहा था या चौगान खेल रहा था, पोलो या चौगान खेल रहा था। तो इसकी क्या हो जाती है, लाहौर में ही मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल है ऐबक का अर्थ क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो ऐबक है ना, ये ऐबक जो शब्द है ये आपके तुर्की भाषा है और तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है, चंद्रमा का देवता। आशा करता हूं
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो सारी कहानियां थी मैंने इसको अच्छे से बता दिया हूं। अगले टॉपिक में हम इसी वंश के बारे में इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।